हाँ तो भाई ललाओ, शांत है जाओ। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं हो। कोई भी टॉपिक आपसे एग्ज़ाम में या तो 4 नंबर का या 2 नंबर का पूछा जा सकता है, क्योंकि 6 नंबर का पार्ट है। एक क्वेश्चन 100% 4 नंबर का आएगा 100%, और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। ये फिक्स पैटर्न है इस चैप्टर से। तो क्योंकि अपनी पूरी बायोलॉजी 12th बायोलॉजी का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है, ठीक है। सुनिए, कल जो हमने बात की थी वो अपने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात की थी। यदि आपको याद हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी कुछ दिन पहले कि एक क्रिक नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था सेंट्रल डॉगमा, यानी कि केंद्रीय सिद्धांत। बताया था सेंट्रल डॉगमा के बारे में। अच्छा, सेंट्रल डॉगमा का एक कंसेप्ट होता है, एक सिस्टम होता है कि आपके पास जो डीएनए होता है, आपकी कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है ना, वो डीएनए सबसे पहले अपने आप को क्या करता है भाई, रेप्लिकेट करता है। क्या करता है मतलब सबसे पहले तो डीएनए अपनी क्या बनाता है, फोटोकॉपी बनाता है। और फोटोकॉपी बनाने के बाद जो ये डीएनए होता है वो एक मैं नया डीएनए कह सकता हूँ, इसको नया डीएनए बन गया। ये डीएनए क्या करता है, एक अनुलेखन क्रिया करता है। कौन सी क्रिया करता है? और अनुलेखन क्रिया के माध्यम से जो डीएनए होता है वो बनाता है आरएनए। क्या बनाता है बोलो? और जब ये आरएनए बन जाता है ना डीएनए से, तो ये आरएनए आगे चल के बनाता है क्या, प्रोटीन। क्या बनाता है भाई? और इस प्रक्रिया को मैं क्या कहता हूँ, अनुवादन। क्या बोलते हैं इसको? सुनिए, ध्यान से सुनना। हमेशा ही क्या एक सिस्टम क्या होता है कि सपोज कीजिए यह कोई कोशिका है, ठीक है। इस कोशिका के अंदर होता है न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। ये केंद्रक होता है, और इस केंद्रक में होते हैं आपके 46 क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र। 46 गुणसूत्र आपकी कोशिका के केंद्रक में प्रेजेंट होते हैं, 46 गुणसूत्र, है ना। और मैंने बताया था कि जो गुणसूत्र है वो किससे बनता है, डीएनए से। किससे बनता है? अरे जो डीएनए कुंडली की पैकेजिंग वाला हमने टॉपिक देखा था ना, वो इसी के लिए था कि एक जो डीएनए जिसकी लंबाई 2.2 मीटर यानी कि 6 से 7 फीट होती है, आखिर कैसे एक छोटे से स्थान में अरेंज हो जाता है ना। तो वो न्यूक्लियोसोम बना के अरेंज होता है ना, स्टोन स्टक पर लिपट कर। अरे स्टोन स्टक पर लिपट कर वो एक कुंडलित स्ट्रक्चर बनाता है। और जब वो कुंडलित स्ट्रक्चर 1400 नैनोमीटर की बन जाती है तो हम उसको एक गुणसूत्र कह देते हैं। कहते नहीं कहते बोलो? ठीक है। तो वही 46 क्रोमोसोम आपके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब गुणसूत्र के अंदर ही तो डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए कहाँ है बोलो? गुणसूत्र के अंदर। तो जो भी ये प्रोसेस चल रही है ना, ये जो गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है ना, वो करता है। मतलब जो यहाँ पे डीएनए होगा वो यहाँ पर अपनी प्रक्रिया करता है अनुलेखन की और फिर अनुवादन की। सुनिए, जब विभाजन होता है ना, कोशिका में विभाजन होता है, तो सबसे पहले तो अपने आप को रिप्लिकेट कर लेगा। एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाएंगे ना, फिर आगे चल के गुणसूत्र बन जाते हैं। तो आप इतना समझिए कि जो डीएनए होता है, डीएनए वो यदि आरएनए का निर्माण कर ले, देखो ये आपका डीएनए है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है, ठीक है। यदि आप इस डबल स्ट्रैंड डीएनए से एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। इसको मैं सेपरेट कर दूं तो ये आ गया आरएनए। आरएनए कभी भी डबल स्ट्रैंड नहीं होता है। आरएनए हमेशा कैसा स्ट्रैंड होता है? सिंगल, मतलब एक श्रृंखला पाई जाएगी, जबकि डीएनए में 2 श्रृंखला, ठीक है। तो जो डीएनए डबल हेलिक्स होता है, द्विरज्जुकीय होता है, तो इस डीएनए से यदि आप क्या बना लेंगे,
आरएनए बना लेंगे। क्या बना लेंगे? तो इसी प्रक्रिया को आप बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन। क्या बोलेंगे आप? तो यदि मैं आपसे जनरली वे में पूछूं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो आपकी एक छोटी सी डेफिनेशन होनी चाहिए कि यदि हम डीएनए से क्या बना लें, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? बोलो। अनुलेखन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कि ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो एक बात बताओ, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब समझ में आया कि ट्रांसक्रिप्शन है क्या, ये प्रक्रिया क्या है? अब देखेंगे, अरे आगे तो हम देखेंगे कि आखिर ये आरएनए बना कैसे, वो तो आगे की बात है। लेकिन इसका जो टारगेट है, इसका जो उद्देश्य है इस क्रिया का, वो क्या है कि अनुलेखन प्रक्रिया में जो आपका डीएनए होता है वो किसी ना किसी प्रकार से एक सिंगल स्ट्रैंड किसका निर्माण करता है? आरएनए का। और इसी प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? बोलो। अनुलेखन के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब ये आरएनए क्यों बनाया, आखिर इसकी क्या आवश्यकता हमको पड़ी? तो सुनिए, आपकी बॉडी में जितने भी हार्मोन हैं, जितने भी एंजाइम हैं, वो प्रोटीन के बने होते हैं अधिकांशतः। किसके बने होते हैं? समझ रहे हैं? और देखो आपकी बॉडी में तो एंजाइमों का बहुत योगदान है भाई। एंजाइम होने चाहिए आपकी बॉडी में। हार्मोन की भी तो बहुत ज़्यादा भूमिका होती है हमारे शरीर में, नहीं होती है क्या? चैप्टर नंबर 22 पढ़ा था हमने 11वीं क्लास में, कितने सारे हार्मोन्स पढ़े थे, उनकी क्या क्या भूमिकाएं थी हमारी बॉडी में। तो जब हार्मोन और एंजाइम प्रोटीन के बने हुए हैं, तो एक बात बताओ, क्या आपकी बॉडी को प्रोटीन को बनाने की आवश्यकता नहीं है क्या? हर रोज हमें प्रोटीन को बनाने की आवश्यकता पड़ेगी ना? पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बोलो। ठीक है। और सुनिए, तो प्रोटीन को बनाने के लिए जो मुख्य पदार्थ होता है या मुख्य संरचना जो हमारे लिए प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगी, वो है एमआरएनए, स्पेशली एमआरएनए। ठीक है। आरएनए 3 प्रकार का होता है। एक होता है टीआरएनए, एक होता है एमआरएनए और एक होता है आरआरएनए। ठीक है। तो प्रोटीन के निर्माण में अधिकांशतः आपका एमआरएनए और टीआरएनए भाग लेता है। अब मैं टीआरएनए और आरआरएनए के बारे में अगले टॉपिक में डिस्कस करूंगा, जब मैं अनुवादन के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैंने कहा था कि वो किस में भाग ले रहे हैं? प्रोटीन निर्माण में। तो अभी हम प्रोटीन निर्माण थोड़ी देख रहे हैं, अभी हम क्या देखना है केवल आज हमको कि आखिर इस डीएनए ने ये आरएनए कैसे बनाया। आज का टॉपिक ये है। और यदि डीएनए से आप कोई एमआरएनए बना लेते हैं, तो आप इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अनुलेखन। क्या कहते हैं? अरे बहुत सिंपल है। यदि आप डबल स्ट्रैंड डीएनए से कोई सिंगल स्ट्रैंड आरएनए तैयार कर लेंगे ना, तो आप इसी प्रक्रिया को किस नाम से जानेंगे? अनुलेखन के नाम से जानेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अनुलेखन ही तो है कि नहीं? बोलो। ठीक है। तो उद्देश्य समझ गए अनुलेखन का क्या है, ये प्रक्रिया क्या है। इट इज़ वेरी सिंपल, इसमें कुछ नहीं है। केवल आपको क्या करना है कि आपके पास जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है वो केवल एक सिंगल स्ट्रैंड किसका निर्माण कर देगा? एमआरएनए, स्पेशली एमआरएनए का निर्माण कर देगा। और हम इसी प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? अनुलेखन के नाम से जानते हैं। तो ये जो आरएनए बना है, वो आगे चल के आपके लिए किसका फॉर्मेशन करेगा? बोलो। प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? और यदि आप आरएनए के माध्यम से प्रोटीन बना लेते हैं, तो आप इस प्रक्रिया को किस नाम से जानेंगे? अनुवादन के नाम से। तो जैसे हम अनुलेखन पढ़ेंगे, ऐसा ही एक टॉपिक फिर अनुवादन पढ़ेंगे। समझ गए? पहले तो अनुवादन की, देखो अनुवादन की डेफिनेशन तो आपको समझ में ही आ गई अब कि आरएनए से प्रोटीन का बनना ही क्या है? ट्रांसलेशन यानी कि अनुवादन है। अब देखना यह है कि आखिर ये आरएनए से प्रोटीन बनेगी कैसे, तो वो हम प्रोसेस में पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात? सेम उसी प्रकार आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि आखिर ये अनुलेखन है क्या। तो ये हमने समझ लिया डेफिनेशन कि यदि हम डीएनए से क्या बना लें? आरएनए, तो हम इसी प्रक्रिया को किस नाम से जानेंगे? अनुलेखन के नाम से। अब देखना क्या है कि आखिर ये अनुलेखन की प्रक्रिया संपन्न कैसे होती है, वो हमारे लिए क्वेश्चन आएगा।
समझ रहे हैं। इस प्रकार ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे बन सकता है और 2 नंबर का भी पूछ सकता है, क्योंकि इसमें पार्ट है अनुलेखन इकाई। सारी बात आपको बताऊंगा मैं। चलिए अब हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये तो इसका थोड़ा सा उद्देश्य था कि आखिर ये बेसिक मतलब कि क्या होता है, कैसे आपको करना है। तो अब ज़रा ध्यान से सुनिए कि आखिर कैसे एक डीएनए एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का फॉर्मेशन करता है और कौन कौन सी संरचनाएं इसके निर्माण में भाग लेती हैं। ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। तो चलिए तो सुनिए भाई, एक एक पॉइंट जो नोट्स में लिख रहा है वो आपका कवर हो जाएगा। फिलहाल आपको पूरा कंसंट्रेट बोर्ड पे देना है केवल, है ना। जो नोट्स में लिख रहे हैं ना शब्द, वो आपके क्लियर हो जाएंगे पूरे, है ना। उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं चलूँगा। सुनना, मान लीजिए मैंने ये आपके सामने एक डबल स्ट्रैंड डीएनए बना दिया। ये डबल स्ट्रैंड एक डीएनए है भाई, है कि नहीं बोलो। ठीक है, अब सुनिए, इसको मैं मान लेता हूं कि ये 3 प्राइम है और इसको मान लेता हूं मैं 5 प्राइम है। ठीक है, जब मैंने इसको 3 प्राइम माना है तो मैं इसको क्या मानूंगा बोलो, 5 प्राइम, क्योंकि ये कैसी होती हैं, विपरीत ध्रुवता वाली होती हैं। ध्रुव आप किनारों को बोलते हैं ना, एंड को बोलते हैं ना, पोलर एंड, ध्रुवता बोलते हैं ना इनको। तो जब ये 3 डैश है तो मैं इसको क्या बोलूँगा, 5 डैश, और इसको क्या बोलूँगा मैं। अब समझते हुए चलना, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। ठीक है, सुनिए, मान लीजिए ये आपका डीएनए है। कौन है ये, ठीक है। एक बात मैंने आपको बता दूं, पहले भी मैंने आपको बताया होगा कि डीएनए के जो फ्रेगमेंट होते हैं, डीएनए के जो खंड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डीएनए के खंड को क्या कहते हैं। अरे जीन नहीं बताया क्या मैंने, जीन। बहुत लेवल कमजोर होता जा रहा है तुम्हारा। अरे जीन को जब मैंने कई बार आपको बताता रहता कि भाई जो जीन होता है कि डीएनए के फ्रेगमेंट को ही आप जीन कहते हैं। मान लीजिए ये पूरा एक डीएनए है, यदि मैं इसके ऐसे टुकड़े कर दूं कि यहाँ से यहाँ तक एक टुकड़ा और यहाँ से यहाँ तक एक टुकड़ा, तो इस टुकड़े को मैं क्या कह सकता हूँ, जीन कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ, कितनी बार तो बताया है आपको कि डीएनए के फ्रेगमेंट को ही आप किस नाम से जानते हैं, जीन के नाम से जानते हैं। और सुन लेना, जो जीन होता है ना, जीन, एक जीन ही एमआरएनए का निर्माण करता है। पूरा डीएनए एमआरएनए नहीं बना सकता, पूरा डीएनए एमआरएनए नहीं बनाता है। इसके जो खंड होते हैं ना, खंड जो जीन जो होते हैं, वो स्पेशल आरएनए का निर्माण करते हैं अपने लिए। अरे चैप्टर नंबर 5 में मैंने आपको बताया था कि जीन एक लक्षण को कंट्रोल करते हैं। अब एक लक्षण को कंट्रोल करेंगे तो उस लक्षण को निर्धारित करने के लिए वो अपनी स्पेशल प्रोटीन बनाते हैं, स्पेशल प्रोटीन। जैसे इसको मैं जीन मान रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, समझ गए, तो समझ लेना ये अपने लिए स्पेशल प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, अब जब ये अपने लिए स्पेशल प्रोटीन बनाएगा तो प्रोटीन किससे बनाएगा, ये एमआरएनए से। तो ये जीन अपने लिए अलग एमआरएनए बनाएगा, समझ गए, और फिर वो एमआरएनए इसके जैसा ही प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, अब ये जीन कोई अपने लिए अलग एमआरएनए बनाएगा, फिर वो एमआरएनए इसके लिए कोई अलग विशेष प्रोटीन बनाएगी। ये सिस्टम होता है। ठीक है, अब तो मान लीजिए, सपोज कीजिए, अब ये डीएनए ना होकर एक पूरा मैंने जीन मान लिया है, समझ गए। अब मैं इसको पूरा डीएनए नहीं मान रहा हूँ, मैंने यूँ मानो आप तो कि एक जीन को आपको जूम करके यहाँ पर रख दिया है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब जो ये पूरा पार्ट है वो एक एमआरएनए बना सकता है ना। ठीक है, और यदि आप डीएनए से एमआरएनए बना लेंगे तो वही प्रक्रिया क्या कहलाई जाएगी, अनुलेखन कहलाई जाएगी, है ना। अब सुनना जरा ध्यान से, परिभाषा तो बहुत सिंपल है कि डीएनए की श्रृंखला से, अच्छा ये डीएनए की श्रृंखला है, ये इसकी आनुवांशिक सूचनाओं का, डीएनए की श्रृंखला में जो आनुवांशिक सूचना होती हैं, आनुवांशिक सूचना का मतलब है इस पे जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं ना,
उन नाइट्रोजन क्षार के आधार पर ही प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो वो एक प्रकार की आनुवांशिक सूचना होती है नाइट्रोजन क्षार। ठीक है भाई, तो डीएनए की श्रृंखला से आनुवांशिक सूचनाओं का यदि आप प्रतिलिपिकरण कर लेंगे, क्या कर लेंगे, मतलब फोटोकॉपी बना लेंगे। प्रतिलिपिकरण का मतलब फोटोकॉपी, तो आप उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन। अरे सिंपल सी बात है, ये डीएनए की एक श्रृंखला की बात चलेगी केवल, है ना। तो डीएनए की श्रृंखला मान लीजिए यहाँ पे नाइट्रोजन क्षार हैं, ये नाइट्रोजन क्षार है। यदि आप इन नाइट्रोजन क्षार का यूज करके आप कोई स्पेशल एमआरएनए बना लेंगे, है ना, तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो नाइट्रोजन क्षार होंगे वो इस नाइट्रोजन क्षार के पूरक होंगे ना। जैसे यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे यूरेसिल होगा, क्योंकि देखो सुनिए, सपोज कीजिए यहाँ पे एडेनिन है, ध्यान से सुनना, ये आगे काम आएगा आपके। यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे ग्वाइनिन है, सपोज कीजिए। ठीक है, अब जब ये श्रृंखला इस श्रृंखला से बनानी है आपको, तो बोलो यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे कौन सा नाइट्रोजन क्षार होना चाहिए था। अरे एडेनिन से थाइमिन जुड़ता है, लेकिन आप आरएनए बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं आप, और आरएनए में क्या अंतर होता है कि उसमें थाइमिन के स्थान पे कौन होता है, यूरेसिल होता है। कौन होता है, तो बोलो यहाँ पे पूरक क्षार यूरेसिल आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे ग्वाइनिन है और ग्वाइनिन के पूरक कौन होता है, साइटोसिन, तो साइटोसिन यहाँ पे समझ में आ गई बात। ठीक है, एक बात बताओ, अब इन आनुवांशिक सूचनाओं का प्रतिलिपिकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसी प्रोसेस को आप क्या बोल देंगे, अनुलेखन बोल देंगे। आपकी जो ऑथेंटिक डेफिनेशन है उसको पढ़िए, आप एक बार पढ़ के देखो डेफिनेशन, केवल अनुलेखन की डेफिनेशन पढ़नी है, बस आपको परिभाषा पढ़नी है कि डीएनए की आनुवांशिक सूचनाओं का प्रतिलिपिकरण होना ही क्या कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। और वो प्रतिलिपिकरण होता किस पे, एमआरएनए श्रृंखला पर। किस पे होता है, ठीक है। चलिए अब सुनो, तो डेफिनेशन में हमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी परिभाषा है कि यदि हम डीएनए की आनुवांशिक सूचनाओं का प्रतिलिपिकरण कर लें तो हम उसी घटना को किस नाम से जानते हैं, अनुलेखन के नाम से जानते हैं। या सिंपली यदि हम डीएनए की श्रृंखला से एक सिंगल आरएनए की श्रृंखला बना लेंगे तो हम इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, अनुलेखन बोलेंगे। ठीक है, चलिए तू कहाँ सोच रहो रे, यहाँ ध्यान दे ले, सो रहो है, सुनिए। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब ये इंपॉर्टेंट है, जो एक बार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा गया था। ध्यान से सुनना भाई, सुनिए। आपका जो ये जीन है, मतलब डीएनए का खंड है, मैं इसको डीएनए कह सकता हूं, तो ये डीएनए एक श्रृंखला बनाएगा, आरएनए श्रृंखला। बोलो बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अब वो आपसे ये पूछता है कि जो अनुलेखन की प्रोसेस होती है ना, इसकी यूनिट क्या है, इकाई। देखो हर चीज़ की यूनिट होती है। यूनिट का मतलब है, जैसे आप याद कीजिए कि जब मैंने आपको कंकाल तंत्र पढ़ाया था 11th क्लास में, तो मैंने सार्कोमियर करके आपको यूनिट बताई थी मांसपेशियों की। मांसपेशी जो अपना कार्य करती हैं तो उसकी एक इकाई बताई थी मैंने, सार्कोमियर। और उस सार्कोमियर में आपके आई बैंड, ए बैंड आ रहे थे, समझ रहे ना, तो वो यूनिट थी ना। सेम उसी प्रकार जीन का वह पार्ट जो आपके लिए एमआरएनए बनाएगा, उसकी भी एक क्या होती है, यूनिट होती है। तो मैं उस यूनिट को क्या कह सकता हूं, अनुलेखन इकाई। क्या कह सकता हूं। अब अनुलेखन इकाई का मतलब ये हुआ कि ये ऐसा पार्ट होगा जहां से एक नई कंप्लीट आरएनए की श्रृंखला का क्या होगा, निर्माण होगा। जैसे सार्कोमियर संकुचन शिथिलन करवाती थी, संकुचन और शिथिलन दोनों कार्य करवाती थी ना सार्कोमियर, तो बहुत सारे सार्कोमियर थे उसमें। सेम उसी प्रकार
हमारी एक अनुलेखन इकाई क्या आपके लिए कंप्लीट एमआरएनए नहीं बनाएगी क्या? ठीक है, तो आपका जो पहला टॉपिक है वो है अनुलेखन इकाई। अभी मैं क्रिया नहीं बता रहा हूं आपको, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि अनुलेखन की क्रिया कैसे हुई, आरएनए बना कैसे। अरे इससे पहले ये समझो कि आरएनए को बनाने के लिए डीएनए का कौन कौन सा पार्ट भाग लेता है। समझ में आ गई बात? तो सुनिए, अनुलेखन इकाई जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर का कि केवल अनुलेखन इकाई को आप समझाइए। डेफिनेशन पूछी थी कि अनुलेखन क्या है और अनुलेखन इकाई को समझाइए। तो आपको प्रोसेस नहीं लिखनी उसमें, मैंने अलग से हेडिंग की है अनुलेखन इकाई के बारे में, है ना। अनुलेखन इकाई अलग से, जिसके 3 भाग हैं, ना बताएगा लिख तो रखें, देख ले करो, कॉपी खोल ले हो, देख ले करो कई बार नेक थोड़ो सो। ठीक है, अब सुनो, अब हमें यह समझना है कि आखिर ये अनुलेखन इकाई में कौन कौन से भाग होते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो, एक अनुलेखन इकाई के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बोलो? अब 3 भाग देखो कितने सिंपल हैं, जरा ध्यान से सुनना भाई। ये पहला भाग होता है और इस भाग को मैं बोलता हूं प्रमोटर। क्या बोलता हूं बोलो? तो आपको डायग्राम में क्लियर दिखाई दे रहा है। इस पार्ट को मैं क्या कह सकता हूं बोलो? तो प्रमोटर पार्ट यहां से यहां तक बना दिया मैंने। ठीक है, तो ये अग्र भाग पे उपस्थित है ना। और इसके टर्मिनल एंड पे, अरे एक तो इसका स्टार्टिंग वाला पार्ट है और एक इसका लास्ट वाला पार्ट है कि नहीं बोलो? तो जो इसका टर्मिनल एंड होता है ना, यहां पर एक और भाग होता है और इस भाग का नाम है क्या बोलो? समापन। क्या नाम है इसका? तो बोलो 2 भाग कितने सिंपल हैं। अरे बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, थोड़ा सा ध्यान लगाओ केवल। ठीक है, अब बताओ मुझे, हम एक अनुलेखन इकाई देख रहे हैं और अनुलेखन इकाई वो इकाई होगी जो आपके लिए पूरी अनुलेखन की क्रिया को कंप्लीट कराएगी, तभी तो आप उसको अनुलेखन इकाई कह रहे हैं। तो हम देख ये रहे हैं कि आखिर इस अनुलेखन इकाई में कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। तो मैंने कहा कितनी संरचनाएं होती हैं अनुलेखन इकाई में? 3 होती हैं। कितने पार्ट होते हैं अनुलेखन इकाई के? 3 होते हैं। तो देखो कितने सिंपल है। ये पहला पार्ट जिसको मैंने येलो कलर से ड्रॉ किया है, दिख रहा है क्या वीडियो में? जो मैंने येलो कलर से ड्रॉ किया है उसको आप कौन सा पार्ट बोलेंगे बोलो? प्रमोटर पार्ट बोलेंगे, और हिंदी में आप इसको उन्नायक भी कह सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, और जो इसका एंड वाला पार्ट है मैं उसको क्या कह सकता हूं? समापन पार्ट कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? ये 2 पार्ट आपको समझ में आ गए। ये तो बहुत सिंपल है ना, आइडेंटिफाई कर लेंगे ना आप कि ये 2 पार्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कि प्रमोटर कहाँ होता है और टर्मिनल कहाँ होता है। और माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बीच में एक पार्ट दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। तो आपको जो टर्मिनल और प्रमोटर के बीचों बीच में जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, वही पार्ट आपका स्ट्रक्चरल जीन यानी कि संरचनात्मक जीन है। कौन है भाई? एक बात मुझे बताओ, यदि कोई आपसे पूछे कि अनुलेखन इकाई के कितने भाग हैं, तो क्या आप इनको सिंपली तरीके से नहीं आइडेंटिफाई कर सकते? क्या बोलो? आप बता सकते हैं ना किसी को भी कि ये रहा डीएनए, मतलब उसका डीएनए खंड यानी कि जीन, और इसमें होती है अनुलेखन इकाई, और अनुलेखन इकाई के पार्ट कितने बोलो? कौन कौन से? समझ में आ गई बात? अनुलेखन इकाई को पहचानना सीख गए आप, है ना। डायग्राम इसका बना सकते हैं आराम से। यदि आपसे कोई बोले कि अनुलेखन इकाई का डायग्राम बनाओ, तो कितना सिंपल डायग्राम है बोलो, क्या दिक्कत है इसमें? अब आप सुनिए, जो श्रृंखलाओं की पोलरिटी है, ध्रुवता है, ये 5 को आप ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 ऊपर, 3 उधर ऐसे, और या श्रृंखला नीचे उड़ा सके, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? लेकिन जो थोड़ा सा अंतर आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। अब मैंने श्रृंखला ऐसे लिखी, तीसरी ऊपर लिखी 3 से 5 और 5 से 3 कहाँ लिख दिए? नीचे।
कैसे भी बना लेना, दोनों तरफ से आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब जो आपको ये श्रृंखलाएं दिखाई दे रही हैं या संरचना जो दिखाई दे रही है ना, मैं इसको अनुलेखन इकाई बोलूंगा। क्या बोलूंगा इसको मैं? अब मैंने स्पष्ट लिखाया हुआ है नोट्सों में कि अनुलेखन इकाई के कितने भाग होते हैं, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, ठीक है। आखिर ये क्या चीज़ें और क्यों इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को काम है। प्रोसेस तो 1 मिनट की है, केवल इनने समझो बस, ठीक है। प्रोसेस 1 मिनट की है, ध्यान से सुनिए। मैं सबसे पहले बात करता हूं प्रेमोटर की। अच्छा, प्रोमेटर को मैं उन्नायक बोलता हूं या मैं इसको आरंभक भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? आरंभक। तो सुनिए भाई, ये प्रेमोटर, अब मैं आपको एक और बात बता दूं यहां इंपॉर्टेंट, आपको ये 2 श्रृंखला दिखाई दे रही हैं क्या, है ना? इन दोनों श्रृंखलाओं के नाम हैं और नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए, याद करना है आपको, जो श्रृंखला 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है, बोलो ये है ना 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसको प्राइम बोलते हैं इस चिन्ह को, ठीक है। 3 प्राइम टू कहाँ किधर की तरफ चल रही है? इस श्रृंखला को मैं बोलता हूं टेम्पलेट श्रृंखला। क्या बोलता हूं बोलो? अब सुनो, टेम्पलेट श्रृंखला तो मैं आपको बता चुका हूं ना कि ये ऐसी श्रृंखला होती है जो सांचे की तरह कार्य करेगी। किसकी तरह कार्य करेगी? सांचे की तरह। तो सुनिए, जो आपको 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो श्रृंखला है वो तो है कैसी श्रृंखला? टेम्पलेट। अब जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम श्रृंखला है, आप इसको बोलेंगे कोडिंग श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला? पहले तो इन 2 नामन ने बिल्कुल क्लियर करो अपने दिमाग में। अरे 3 से 5 की तरफ चल रही है वो तो टेम्पलेट है। अरे तुम तो कुछ ना है, एक ट्रिक याद कर लो सिंपल सी। देखो, तुम तो यूं याद कर लो कि ऊपर वाली श्रृंखला से हमने आरएनए बनानो है, और जा श्रृंखला से तुम आरएनए बनाएंगे तो बुद्धिहीनो आप उसको टेम्पलेट श्रृंखला नहीं बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं क्या? जब डीएनए ने अपनी फोटोकॉपी बनाई थी तो क्या दोनों श्रृंखलाएं टेम्पलेट की तरह काम नहीं करती थी, सांचे की तरह? लेकिन यहां पे मैं केवल किसको टेम्पलेट मान रहा हूं? जो 3 से 5 की तरफ चल रही है। इट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। समझ गए? ये नीट में पूछा जा सकता है कि टेम्पलेट श्रृंखला की पोलरिटी क्या होती है, ध्रुवता क्या होती है टेम्पलेट श्रृंखला की। तो बोलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ना है? अंतर ना इनमें? अंतर है भाई। टेम्पलेट श्रृंखला कौन सी है? जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है, और कोडिंग श्रृंखला कौन सी है? जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो बात मतलब अभी सुधार में नहीं है। एक बात बताओ मुझे, क्या आप दोनों श्रृंखलाओं के अलग अलग नाम को आइडेंटिफाई कर सकें, डिफरेंट कर सकें इनमें? वेरी सिंपल। जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है उसको तो आप कौन सी श्रृंखला बोलेंगे, और जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी उसको आप कौन सी श्रृंखला बोलेंगे? बोलो कोडिंग श्रृंखला। तो एक और हमें आइडिया आ गया कि ये जो टेम्पलेट श्रृंखला है ना, 100% इसी से क्या बनेगा, क्योंकि आपके पास 2 श्रृंखलाएं बोलो डीएनए में, लेकिन आपको आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंड बनाना था ना, एक एकल श्रृंखला का होता है ना आरएनए। तो भाई देखो, यदि हम केवल हम एक कोई तो टेम्पलेट मानेंगे बस, तो हम इसका अनुपूरक बना लेंगे। जो आरएनए बनेगा ना, अब आरएनए बनेगा वो इसके अनुपूरक होगा, इस श्रृंखला के, इसके नहीं होगा। अरे सुनो, सपोज कीजिए ये बहुत सारे नाइट्रोजन क्षार हैं, बोलो है कि ना नाइट्रोजन क्षार है? नाइट्रोजन क्षार, और इसमें भी तो नाइट्रोजन क्षार होंगे बहुत सारे, ऐसे ही होंगे ना, बिल्कुल। अब मान लीजिए इसका मैं क्षार क्रम ऐसे रख दूं, GCTA GC, कुछ भी मैं मान लूं, ठीक है। अब इसका क्षार क्रम देखो, CGATCG, बोलो ऐसे होगा कि नहीं होगा? एक दूसरे के पूरक होंगे ना। अब सुनिए, आपकी जो आरएनए श्रृंखला बनेगी ना, अब आरएनए श्रृंखला वो तो इस टेम्पलेट से इससे बननी है ना,
तो उस आरएनए श्रृंखला का नाइट्रोजन क्षार क्रम क्या होगा बोलो? जी का सी, सी का जी, टी का ए का यू, जी का सी का जी। बोलो ये क्षार क्रम होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो सुनिए, जो आरएनए श्रृंखला के क्षार क्रम होते हैं ना, आरएनए श्रृंखला के, क्या वो इसके समान नहीं है क्या? कोडिंग श्रृंखला के, कोडिंग श्रृंखला के समान है ना। और पूरक किसके हैं? टेम्पलेट श्रृंखला के। अंतर समझ में आगो, अंतर है ये। टेम्पलेट श्रृंखला के तो पूरक होंगे और कोडिंग श्रृंखला के समान होंगे, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है? छोटा थोड़ा सा, इसमें थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? केवल यूरेसिल होता है। तो ये इसमें डिफरेंट है, तभी तो मैं इसको टेम्पलेट श्रृंखला बोल रहा हूं भाई, है ना। ये बहुत काम की चीजें हैं, इसको हल्के मत लो यार, चैप्टर है, समझ गए? हाँ बिल्कुल। तू कहाँ डोल है? गिर नहीं जाऊँ यार मैं, कब छोड़ा है हम? 5-6 दिन छुट्टी आ जाएंगी, खुश होंगे तुम तो छोड़ा है। हाँ गिर जाएंगे, फूट जाएंगे। चलिए, तो कम बैक ऑन टॉपिक। एक बात मुझे बताओ, क्या आप टेम्पलेट श्रृंखला और कोडिंग श्रृंखला को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इन दोनों में डिफरेंट आप कर सकते हैं। बहुत काम की चीज़ है ये, डिफरेंट बहुत ज़रूरी है इनमें। ठीक है, अब सुनिए, अब मैंने इस पर क्यों जोर लगाया, क्योंकि मुझे आपको एक पॉइंट याद करवाना है। सुनना भाई, अभी मैं अनुलेखन इकाई के बारे में चल रहा हूँ, तो सुनिए, अनुलेखन जो इकाई होती है उसके कितने भाग? पहला भाग बोलो, दूसरा भाग बोलो, और तीसरा भाग बोलो समापन। अब इन्हें सुनो, छेरा तेरो मन ना लगे। हाँ ध्यान दे ले, ध्यान, ठीक है। हाँ 3 बार, हाँ सुन ले अब, चलो ठीक है। जो अपनी अनुलेखन इकाई है उसके 3 भाग, तीनों नाम हमें पता है, उसको हम लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इतना भी हम कर सकते हैं। टेम्पलेट श्रृंखला भी हम पहचान सकते हैं, कोडिंग श्रृंखला भी हम पहचान सकते हैं, बिल्कुल आराम से, कोई अंतर नहीं है। अब सुनिए, सुनिए भाई, अब मैं सबसे पहले आपको एक एक 2-2 लाइन इनके बारे में बता देता हूँ, है ना। तो प्रमोटर को पढ़ते हैं सबसे पहले। ये प्रमोटर कौन चीज़ है? देखिए प्रमोटर कितना इजी है कि प्रमोटर संरचनात्मक जीन के लेफ्ट साइड होता है। बोलो है कि नहीं? ये संरचनात्मक जीन आपको दिख रहा है, तो उसकी लेफ्ट साइड में कौन है और राइट साइड में कौन है? बोलो। तो पहले पॉइंट में क्या दिक्कत है आपको, है ना। प्रमोटर जो होता है ना, वो संरचनात्मक जीन के कौन से साइड में होगा? बोलो। और टेम्पलेट श्रृंखला के कौन से सिरे की तरफ? 3rd प्राइम की तरफ। अरे ये भी तो पॉइंट है, मैं इस पे अरे स्पष्ट बता रहा हूं, आप सुनो तो सही, सुनो। ये पूरा प्रमोटर है, इसने दोनों श्रृंखलाओं को कवर कर रखा है ना। लेकिन आपको ये बताना होगा कि ये कौन सी श्रृंखला के कौन से सिरे की तरफ स्थित है। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं क्या कि प्रमोटर टेम्पलेट श्रृंखला के 5 प्राइम पे होता है, बोल सकता हूं मैं? गलत है। अरे टेम्पलेट श्रृंखला का 5 प्राइम तो ये रहा, इधर तो टर्मिनेटर होता है, प्रमोटर नहीं होता। प्रमोटर कहाँ होगा फिर? ये टेम्पलेट श्रृंखला के तो कौन से प्राइम पे? बोलो। और कोडिंग श्रृंखला के कौन से प्राइम पे? अब पॉइंट समझ में आया आपको? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आपको कहना है कि जो प्रमोटर होता है वो संरचनात्मक जीन के बाईं साइड होता है, और टेम्पलेट श्रृंखला के कौन से प्राइम पे? 3rd पे, और कोडिंग श्रृंखला के कौन से प्राइम पे? 5 प्राइम पे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है? ठीक है भाई। तो अब जैसे वो आपसे क्वेश्चन पूछे उसी हिसाब से आपको आंसर कर देना है, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम में आएंगे ये क्वेश्चन, जो मैं डीपली चल रहा हूँ ना,
कि या पॉइंट पे ये या पॉइंट पे, ये कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन है जो आपसे नीट में पूछे जाते हैं। लेकिन जब आपसे बोर्ड एग्जाम में भी आएगा तब भी आपको ये बात लिखनी पड़ेगी, है ना, कि प्रमोटर टेम्पलेट श्रृंखला के 3 प्राइम पे और कोडिंग श्रृंखला के 5 प्राइम पर प्रेजेंट होता है। इतनी बात समझ में आ गई। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये प्रमोटर जो भाग होता है ना, इसमें एक विशिष्ट स्थान होता है और उस विशिष्ट स्थान में एडेनिन और थाइमिन नाम के नाइट्रोजन क्षारों की पुनरावृत्ति होती है। सुनिए मेरी बात, ये प्रमोटर भाग दिख रहा है आपको, इस प्रमोटर भाग में बोलो नाइट्रोजन क्षार होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। होंगे ना नाइट्रोजन क्षार, बोलो होंगे कि नहीं होंगे। एक बात बता दे तुम, तो होंगे ना। तो इस प्रमोटर भाग में जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं ना, वो केवल और केवल हमारे थाइमिन और एडेनिन होते हैं। क्या होते हैं? अर्थात ग्वाइनिन और साइटोसिन नहीं होते। तो एक बात बताओ, यहां पे जब थाइमिन एडेनिन चल रहे हैं तो क्या मैं इसको देसी भाषा में टाटा बॉक्स नहीं बोल सकता? इट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। नीट एग्जाम में पूछा जाता है कि टाटा बॉक्स अनुलेखन इकाई के कौन से भाग में होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? प्रमोटर भाग में। कौन से भाग में? क्यों कह रहा हूं मैं इसको टाटा बॉक्स? क्योंकि इस प्रमोटर वाले भाग में एडेनिन और थाइमिन नाम के नाइट्रोजन क्षार की पुनरावृत्ति होती है। समझ में आ गई बात? अरे जब यहाँ पे 80 चल रहे हैं तो मैं इसको टाटा नहीं बोल सकता क्या? समझ में आ गई मेरी बात? तो इसको टाटा बॉक्स के नाम से भी जानते हैं प्रमोटर को, या आप कह सकते हैं कि प्रमोटर में टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है। अब कोई आपसे पूछे टाटा बॉक्स के बारे में तो आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एडेनिन और थाइमिन नाम के नाइट्रोजन क्षार सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इतनी बातें मैंने प्रमोटर के बारे में लिखाई है, यही बात लिखाई है केवल। बहुत सिंपल है, बाईं साइड प्रेजेंट है टेम्पलेट के 3rd प्राइम पे और कोडिंग के 5 प्राइम पे, और यहाँ पे 80 रिच है, मतलब 80 रिच माने अधिकता, और 80 रिच है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? टाटा बॉक्स भी कह सकता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब सुनो संरचनात्मक जीन के बारे में। अब संरचनात्मक जीन तो बहुत सिंपल है भाई। अरे एक बात बताओ, संरचनात्मक मतलब जो संरचना बनवा रहे हो, अरे कौन की संरचना? आरएनए की संरचना। तो समझ में आ गई बात कि ये दोनों के मध्य का पार्ट है। दोनों के मध्य का पार्ट है किसका? टर्मिनेटर और प्रमोटर का। और इसका काम क्या होगा बताओ, है ना? ये आरएनए श्रृंखला का निर्माण करवाता है संरचनात्मक जीन। मतलब केवल यही ऐसा पार्ट है जिसके बीच में क्या बनेगी? आरएनए श्रृंखला। क्या बनेगी? तो ई काम संरचनात्मक जीन को है। बहुत सिंपल है ना संरचनात्मक जीन। अब बात करो कौन से पार्ट की, तो पहला पॉइंट क्लियर, संरचनात्मक जीन के कौन सी साइड में? राइट साइड में। कौन सी साइड में? और कहाँ प्रेजेंट होगा बताओ? टेम्पलेट श्रृंखला के 5 प्राइम पे और कोडिंग श्रृंखला के 3rd प्राइम पे। तो अब ये तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है यहाँ के बारे में, ठीक है? और का काम होगा यहाँ को? सिंपल है, अरे नाम ही समापन है। तो आरएनए श्रृंखला क्या चलती रहेगी क्या? अरे अनुलेखन प्रक्रिया चलती रहेगी क्या? बंद भी तो होना है उसे। तो अनुलेखन प्रक्रिया को समाप्त करवाता है कौन सा पार्ट? समापन पार्ट। अब बताओ, सुनो मेरी बात, अब तुम यहाँ पे अनुलेखन यूनिट ना कह सकें। क्यों? क्योंकि देखो अनुलेखन की शुरुआत यहाँ पे होगी और अनुलेखन की समाप्ति यहाँ पे होगी। समझ गए? तो पूरी अनुलेखन की प्रक्रिया यही पार्ट से तो होगी बस। तो यही पार्ट को हम क्या नाम दे देंगे? अनुलेखन इकाई। क्या नाम देंगे इसको? पढ़ो 2 मिनट। अनुलेखन इकाई है। अब आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। अब सुनो, अब ध्यान सुनिए। अब ये तो अनुलेखन इकाई की बात है गई भाई। अब 2-5 मिनट और लगेंगे केवल इसकी प्रोसेस को समझने में। अब प्रोसेस समझो कि आखिर ये आरएनए बना कैसे। सुनिए भाई, बहुत सिंपल सी बात है। आरएनए की श्रृंखला जब बनती है तो उसके टोटल 3 स्टेप होते हैं।
3 स्टेप। अब 3 स्टेप देखो, पहला स्टेप है प्रारंभन, अरे बहुत सिंपल है यार, स्टार्टिंग तो तुम्हें करनी पड़ेगी। दूसरा है दीर्घीकरण। अब सुनो, अरे जब तुम कोई श्रृंखला बनाएंगे तो एक तो मैं यूँ कह सकूँ भाई, अरे मैंने तो अब श्रृंखला बनाओ स्टार्ट कर दियो, तो समारंभन या आरंभन कह सकूँ। अब मैंने वो श्रृंखला बना तो गए, थोड़ी बड़ी होती नहीं जाएगी श्रृंखला, तो मैं बातें दीर्घीकरण ना कह सकूँ। और जब श्रृंखला कंप्लीट बन जाएगी तो लास्ट में क्या बोलूँगा, तो क्या दिक्कत है बोलो इन 3 स्टेप में, बताओ। बहुत सिंपल है ना, कि जो अनुलेखन की क्रिया होती है उसके टोटल 3 स्टेप है। पहला स्टेप है प्रारंभन, दूसरा है दीर्घीकरण और तीसरा है समापन। मैंने आपको जो संरचनात्मक जीन है ना, संरचनात्मक जीन है, उसमें ये भी कहा था कि इसमें मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक होते हैं। इनको एक मतलब समझ लो, देखो मोनो माने एक और पॉली माने बहुत सारे, ठीक है, समझ गए। अब सुनो, कई बार क्या होता है कि यदि मैं यूकेरियोट्स कोशिका की बात करूं, जैसे हमारी बात करूं, तो हमारे अंदर पता है क्या होता है, हमारे अंदर तो मोनोसिस्टोनिक संरचनात्मक जीन है, मतलब एक साथ एक पूरी श्रृंखला, एक श्रृंखला बनेगी एक साथ। मोनो माने एक, हमारे अंदर तो एक श्रृंखला एक ही साथ बन जाए पूरी, ठीक है, तो या तो मैं बोल दूंगा मोनोसिस्टोनिक। और जो जीवाणु हैं, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में मोस्टली पार्ट जीवाणु को है, हम जो अनुलेखन देख रहे हैं ना वो जीवाणु में देख रहे हैं, अपने अंदर ना देख रहे। हम जो अनुलेखन की क्रिया पढ़ रहे हैं ना वो प्रोकैरियोटिक में पढ़ रहे हैं, लिख रखी है ना मैंने, जीवाणु में पढ़ रहे हैं, हम अपनी बात ना कर रहे हैं। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं, पॉलीसिस्टोनिक, मतलब टुकड़ों में आरएनए श्रृंखला बनती है, बहुत सारी श्रृंखलाएं, ये अंतर है। अब इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा, इसके बारे में लिखाऊंगा, अभी सुनिए। तो प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन ये होता है। अब एक बार प्रोसेस समझिए तुम, जिस प्रकार डीएनए के रिप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की भूमिका थी, किसकी, सेम उसी प्रकार। अच्छा, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि यहाँ पे आरएनए आरंभक भी बनना था उस समय जब रिप्लिकेशन हमने किया था, तो बोलो आरएनए आरंभक का निर्माण आरएनए पॉलीमरेज ने नहीं किया था, है ना। अब यहाँ पे यार जब तुम आरएनए बना ही रहे तो कौन सा एंजाइम काम आवेगा, आरएनए पॉलीमरेज काम आएगा। कौन आएगा, तो सुनो अब ध्यान से सुनना, ये आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है भाई, ये आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है बोलो, ये आरएनए पॉलीमरेज ऐसा होता नहीं है, ये तो मैंने वैसे ही बनाया, कम तुम जो समझे ऐसा ही रहेगा, ठीक है। हाँ, तो ये तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, समझ में आ गई बात। अब लिसन टू मी, ये आरएनए पॉलीमरेज बहुत ही सीधा सा होता है, बहुत सीधा होता है। डीएनए के तो बहुत नखरे थे, डीएनए पॉलीमरेज के, उसने कितनी सारी शर्तें रखी थी, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज एक बहुत सज्जन इंसान होता है, एंजाइम होता है, वो कहता है देखो भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको जो काम करवाना ना वो मेरा से आराम से करवा लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं, क्योंकि मैं फुलफिल हूँ। फुलफिल का मतलब मैं संपूर्ण हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके लिए ऐसे ही काम कर दूंगा, मुझे कोई शर्त नहीं रखनी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और आरएनए पॉलीमरेज में अंतर है। डीएनए पॉलीमरेज के बहुत सारे नखरे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड चाहिए, आरएनए आरंभक बना के दो, 5 से 3 की तरफ काम करूँगा, समझ गए। अच्छा, 5 से 3 की तरफ तो ये भी काम करेगा, हमेशा ही श्रृंखला जो बनेगी वो किधर से किधर बनेगी, 5 से 3 की तरफ, समझ गए ना। इसके भी पीछे कारण है, सुनो। तो ये आरएनए पॉलीमरेज है, लेकिन ये बेचारा भोला भाला होता है, बहुत ज़्यादा सीधा होता है, और आज के ज़माने में सीधे लोगों की कदर कहाँ है, ठीक है, उनको मूर्ख समझा जाता है, पागल समझा जाता है, जो सज्जन होते हैं ना। सुनिए भाई, तो ये आरएनए पॉलीमरेज उन्हीं में से एक है। अब ये कहता है कि चलो ठीक है, आपको आरएनए श्रृंखला बनवानी है, मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यार एक बात बताऊं, मुझे थोड़ा सा डर लगता है। आरएनए पॉलीमरेज कहता है मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि मैं ये जो प्रमोटर है ना, प्रमोटर, यार इसके अंदर जा नहीं सकता मैं, यहाँ पे अंधेरा है, मुझे डर लगता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आरएनए पॉलीमरेज इतना सीधा है ना, इसको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि भाई, अरे सुनिए भाई, अरे प्रमोटर वो पार्ट है जहाँ से आरएनए श्रृंखला बनेगी,
ठीक है, और बनाएगा केवल कौन सा एंजाइम, एकमात्र आर। ये कहता है देखो सुनो, मैं डीएनए को काट भी खुद ही दूंगा, काटने के लिए वहां पे हेलिकेज एंजाइम था डीएनए को, लेकिन यहां भी तो काटना पड़ेगा ये। तो ये कहता है कुछ नहीं, मैं सब काम अपने आप संभाल लूंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है, मुझ पर ठेका है इस बात का आरएनए बनाने का, तो मैं अपने आप कर लूंगा, आपको देख झांकने की जरूरत ही ना है तुमने तो, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसा आरएनए पॉलीमरेज है, ये खुद ही काटेगा, खुद ही नई श्रृंखला बनाता हुआ जाएगा। लेकिन इसको दिक्कतें आती हैं दो, क्या, एक तो इसको प्रवेश करने में डर लगता है पहला, और दूसरा जब ये एक बार प्रवेश कर जाता है तो इस पर निकलना भी नहीं आता है कि मैं कहां से निकलूं। ये दो जटिलताएं इसके साथ हैं, दो प्रॉब्लम्स केवल, ध्यान से सुनना, इसी में कंसेप्ट छिपा हुआ है। आरएनए पॉलीमरेज के सामने दो समस्याएं केवल, कि एक तो मैं इस प्रमोटर में एंटर नहीं कर सकता, और यदि मैं इसमें एंटर कर गया किसी के माध्यम से तो मैं आरएनए बना दूंगा ना, तो मैं निकल नहीं पाऊंगा। तो हमें केवल इसकी दो समस्याओं का समाधान करना है और बाकी काम पूरा आरएनए पॉलीमरेज का है। तो सुनिए, इसका एक साथी होता है आरएनए पॉलीमरेज का, और वो साथी होता है कौन, सिग्मा फैक्टर, लिखा हुआ मिलेगा आपको सिग्मा फैक्टर। ये बहुत हंसता है भाई, हंसता है ना, हंसता है। ये देखो इसके दांत हैं ऐसे ऐसे ना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सुनिए, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, इसका एक साथी होता है कौन, सिग्मा फैक्टर। कौन होता है भाई, सिग्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं सिग्मा कहता हूं। और ये जो सिग्मा होता है ना, ये कहता है सिग्मा, अरे आरएनए तुझे डर लग रहा है प्रमोटर जाने में, प्रमोटर के पास जाने में, चलो मैं तुझे ले चलता हूँ, आजा ले चलें तुम्हें तारों के शहर में। सुनाएगा ना है, चलिए। तो ये जो, लिसन टू मी, हाँ बिल्कुल सॉन्ग प्ले करता है यहाँ पे ना। तो ये जो सिग्मा फैक्टर होता है ना, ये आरएनए पॉलीमरेज को पकड़कर और कहाँ ले जाता है बोलो, प्रमोटर के, तारों के शहर में, प्रमोटर के पास ले जाता है, ठीक है। तो ये कहता है कि आजा मैं ले चलूँ तुम्हें प्रमोटर शहर में, प्रमोटर शहर में, ठीक है, हाँ, नॉट तारों के शहर में। चलिए भाई, तो सुनिए, बात को सुनना, ये उसमें मैंने पॉइंट लिखाया हुआ है कि सिग्मा इकाई प्रमोटर की पहचान करती है। बोलो लिखाया हुआ है, नहीं लिखाया हुआ, ठीक है। जो सिग्मा इकाई होती है ना, सिग्मा उप इकाई, जो किसकी उप इकाई है बोलो, आरएनए पॉलीमरेज की, वो इसको आइडेंटिफाई कराती है कि तुझे यहां पर बैठना है। और कौन से स्थान पर बैठता है ये आरएनए पॉलीमरेज, टाटा बॉक्स पे बैठता है। कहां पे बैठता है, ये टाटा बॉक्स ऐसे ही नहीं बताया मैंने, ये टाटा बॉक्स वो स्थान होता है जहां पर आपका आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, और इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ आपका कौन है, सिग्मा फैक्टर। बोलो, इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज ने इसमें एंट्री ले ली, किसमें, प्रमोटर में, आरंभक में। तो क्या मैं इस घटना को प्रारंभन नहीं बोल सकता, क्या बोलो, मैं इस घटना को, इस स्टेप को प्रारंभन या इनिशियल नहीं बोल सकता, क्या बोलो, बोल सकते हैं ना। तो कितना सिंपल है ना, बहुत सिंपल है कि इसकी जो स्टार्टिंग है वो प्रमोटर से होती है। यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, वो सिग्मा फैक्टर जो इसका होता है ना, वो इसको आइडेंटिफाई करता है और प्रमोटर के टाटा बॉक्स पे इसको सेट कर देता है, और फिर ये आरएनए श्रृंखला का क्या करेगा, शुभारंभन करेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। यही पॉइंट लिखा है मैंने, प्रारंभन आप पढ़ लेना। तो जब ये जैसे ही यहाँ पे प्रमोटर पे बैठ जाता है आरंभक पे, तो अब ये क्या करेगा, अब ये बहुत सिंपल काम करेगा। अब ये इस श्रृंखला को अनवाइंड करता हुआ जाएगा, तोड़ता हुआ जाएगा, है ना। और अनवाइंड करेगा ना, अरे बात सुनो तो सही, जब ये अनवाइंड करता जाएगा तो क्या ये एक आरएनए की श्रृंखला ऐसे बनाता हुआ नहीं जाएगा, क्या बोलो, है ना। और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐसे आगे बढ़ता हुआ नहीं जाएगा, क्या बताओ, बताओ मुझे। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस संरचनात्मक जीन पे आगे बढ़ता हुआ जाएगा और पीछे पीछे क्या बनाता जाएगा, बोलो, आरएनए की एक श्रृंखला। तो मैं इसको दीर्घीकरण नहीं बोल सकता, बोल सकता हूं ना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है
कि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो आगे इसका विकुंडलन करता जाता है और आरएनए श्रृंखला का दीर्घीकरण करता जाता है, या टेम्पलेट श्रृंखला का पूरक मतलब पूरकता के नियम का पालन करते हुए ये श्रृंखला को आगे बढ़ाता जाता है। बोलो बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? अब जब ये जैसे ही ये कौन आरएनए पॉलीमरेज समापन क्षेत्र पे पहुंचता है, कहां पे पहुंचता है? अब ये फिर कंफ्यूज, यार मैं कैसे निकलूं यहां से, बाहर कैसे निकलूं? अब सुनिए मेरी एक बात, जो सिग्मा फैक्टर होता है ना वो खुश रहता है, हंसता है। क्यों? क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट क्रिया की क्या करा रहा है? शुरुआत। और जो शुरुआत करता है तो भाई उसको श्रेय दिया जाता है। पूरा क्रेडिट किसको है ना? सिग्मा को है, क्योंकि इसको स्टार्ट करा रहा है। अब सुनिए, अब जैसे ही बात ये आती है कि भाई अब इस श्रृंखला को समाप्त करना है, तो आरएनए पॉलीमरेज फिर घबरा जाता है कि भाई मैं कैसे बाहर निकलूं। चलो 5 मिनट चुपचाप बैठ जाइए। रे ये मैथ वाले क्या फिर बाहर रहे 2-4 मिनट रुक जाओ, बस हैं 2-4 मिनट सुनो। हाँ नहीं बैठो तो चुपचाप बैठ जाओ। सुनिए भाई, अब जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर पार्ट पे पहुंचता है तो फिर ये किसी की हेल्प लेता है। तो हेल्प करने के लिए इसके पास फिर एक पदार्थ आता है, लेकिन वो बहुत उदास रहता है। अब उदास तो रहेगा ही वो, क्योंकि वो सोचता है कि यार मुझे ऐसा काम दिया गया है कि मैं किसी को मार रहा हूँ, नष्ट कर रहा हूँ, समझ रहे? तो वो रोता है ना? रोता है तो उस फैक्टर का हमने क्या नाम दे दिया? बोलो, रो फैक्टर। कौन सा फैक्टर? बोलो। तो रो प्रोटीन एक ऐसा फैक्टर होता है जो आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ जाता है और उससे श्रृंखला को नष्ट करवा के और उस आरएनए पॉलीमरेज और उसको क्या कर देता है? अलग कर देता है। अब ये आपका आरएनए पॉलीमरेज और ये इसके बीच में कौन है? रो प्रोटीन। कौन है? बोलो, रो प्रोटीन। तो है गई समाप्त। तो समापन में कौन सा जिम्मेदार है? बोलो, रो प्रोटीन। और स्टार्टिंग का जो कौन सा रेस्पॉन्सिबल है? सिग्मा कारक। तो कंप्लीट रह गई ना आपकी आरएनए की श्रृंखला। तो ऐसे होता है ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। समझ में आ गई? तो इसको एक बार पढ़ना, बाकी कल अलग टॉपिक करेंगे, ठीक है?